गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आज हम शिक्षा के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। यूं तो हमारे संविधान में आम भारतीय नागरिकों को अनेक अधिकार प्राप्त है, लेकिन समय के साथ बदलते माहौल में, बदलती परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अधिकारों की आवश्यकता प्रतीत होती है, विभिन्न सुधारों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इन सब को देखते हुए, चूंकि शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार है, मूल कृत्य है, इसके बिना हम व्यक्ति और पशु में भेद नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने आम नागरिक यानी आम बालिका, बच्चे और बच्ची दोनों के लिए शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था की। इसके तहत अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षित होने का अधिकार है। उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया सकता, उसको शिक्षा देने से मना नहीं किया सकता, और न ही उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जा सकती है। तो राइट टू एजुकेशन एक ऐसा अधिकार है जो हमारे समाज को और अधिक सभ्य समाज बनाने की ओर ले जाता है, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक, मतदाता शिक्षित हो। जब शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकार का उचित प्रयोग कर पाएंगे और एक सुदृढ़ देश का निर्माण कर पाएंगे। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के लगभग अब जो है दशक है, 7 दशक बीत चुके हैं। हालांकि 6 दशक पश्चात ये लागू हो चुका था, तो 7 दशक पश्चात बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना पूरा हुआ। यह कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। उस वक्त ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था, अब यह जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो चुका है। इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का नाम दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम के लागू होने से क्या होता है? इसकी जरूरत क्या थी? इसके लागू होने से क्या हो गया? क्या पहले शिक्षा नहीं मिल रही थी? क्या सब ऐसे ही घूम रहे थे? ये चीज नहीं है। इस अधिकार के लागू होने से जो उसका टारगेट है, ग्रुप है, वो 6 से 14 वर्ष के, यानी 6 से 14 वर्षों के बच्चों के बारे में सरकार ने सोचा और सोच समझ करके कानून लाई। इस कानून का मतलब क्या है कि प्रत्येक बच्चा और बच्ची जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं, अपने नजदीक विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है वो अधिकार दे दिया और उनको मिल गया। केवल कागजों में अधिकार लिखने से अधिकार नहीं मिल जाता है, बल्कि इसके लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए किस तरह की व्यवस्था कि उनके नज़दीक स्कूल हो, नज़दीक शिक्षक हो, निःशुल्क किताबें हो, जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा घर तक पहुंचे, उनके द्वार तक पहुंचे। और द्वार तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि उनके पास बच्चे जो है वो खाने के लिए उनके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं और शिक्षा की बात करें, बल्कि शिक्षा का अधिकार उनको उन सभी चीज़ों से मुक्त करता है। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं आप लोग अभी देख रहे हैं, मिड डे मील है या बच्चों को और अन्य स्कूल में जो उनके आहार से संबंधित योजनाएं, वो सब इसी से संबंधित जुड़ी हुई है। जिससे कि बच्चों को ना उनके पेरेंट्स को बच्चे की भूख की चिंता हो, ना उसके कमाने की चिंता हो। बच्चे का पेट भरा होगा तो निश्चित रूप से बच्चे का दिमाग शिक्षा में लगेगा, यानी भूखे पेट भजन ना, वो वाली। तो इस शिक्षा के अधिकार में वो सभी चीजें डाली गई है जो पहले थी, लेकिन ठीक ढंग से नहीं थी या थी भी नहीं। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे या रह रहे थे, के लिए निजी विद्यालय में 25% आरक्षण किया गया। अब 25% आरक्षण क्यों किया गया? क्योंकि जो अमीर विद्यालय है, जो बड़े विद्यालय हैं, वो अच्छे शहरों में अच्छी जमीन,
सरकार से निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लेते हैं और बड़ी फीस लेकर के उसको व्यापार में बदल देते हैं। तो सरकार ने कहा कि अगर आप जो सुविधाएं लेते हैं, बिजली का बिल आपको सब्सिडी पे मिल रहा है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, आपको ज़मीन कम कीमत में मिली है, आपकी इनकम में भी आपको छूट मिलती है, तो इन सब चीज़ों के कारण क्यों ना आप बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो बीपीएल श्रेणी के हैं या आपके स्कूल में मोटी फीस नहीं दे सकते, उनको ईयरली 25% आरक्षित स्थान करें। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने पर प्रधानमंत्री ने कहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, कि अपने संदेश में कि भारत नौजवानों का देश है और बच्चे और नौजवानों को उनकी शिक्षा और उनके विशिष्ट गुणों का परिमार्जन करके देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्ध बनता है। ये उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक बनाने में भी सहायक है। इससे देश के सभी लोगों, अभिभावकों और शिक्षकों का भी सहयोग आवश्यक है। तो इस लागू होने से, इस कानून से कौन सा ऐसा आसमान टूट पड़ा या ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई? तो जो सबसे पहली बात है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को न तो स्कूल फीस देनी होगी, न यूनिफॉर्म, बुक, ट्रांसपोर्टेशन या मिड डे मील जैसी चीज़ों पर ही खर्चा करना होता है। बच्चों को न तो अगली क्लास में पहुंचने से रोका जाएगा, न निकाला जाएगा ही, और न ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य। यानी सब तमाम तरह की जो दबाव है बच्चों पर, चाहे वो उनको, जो बच्चे कचरा बीनते हैं उनको खाने की चिंता है, या जो माँ बाप गरीब हैं उनकी खाने की चिंता, या उनको थोड़ा टाई पहन करके अपने आप में ऐसा स्कूल में जाए, ऐसा अच्छे ड्रेस वेल अपडेट जो बच्चे नहीं कर सकते उसके जुगाड़, वो चाहे कोई भी बच्चे हो, जो भी हो, उन सबको इस चिंताओं से मुक्त किया गया है। कोई खाने की चिंता से मुक्त हो, कपड़े पहनने से की चिंता से मुक्त हो, तुम पास होने की चिंता से मुक्त हो, तुम परीक्षा देने से वंचित हो, केवल तुम तो आओ और बैठो, जैसे सिनेमा देखते हैं वैसे देखो। जब कुछ ना कुछ देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बिना किसी बाध्यकारी या बाह्य दबाव के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है। हर 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2% अध्यापक होंगे। यानी स्कूल खोल दिया इसका मतलब नहीं स्कूल भी होंगे। जिन स्कूलों में संसाधन नहीं है उन्हें 3 साल के अंदर सुधारा जाएगा। साथ ही 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। यानी बच्चे को ये नहीं कि 2-2 किलोमीटर पैदल जा रहे हो गर्मी में। इस कानून लागू होने पर जो खर्च है वो केंद्र 55% और राज्य सरकार 45% खर्च करेंगे और मिलकर के उठाएंगे। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्तव्य में भी शामिल करने कर अभिभावकों का कर्तव्य भी बनाया गया। यानी ड्यूटीज भी है ये नहीं है कि आप केवल सरकार ने स्कूल खोल दिया और बच्चे नहीं जा रहे। बच्चे को स्कूल भेजना अभिभावक का अब दायित्व है। यानी ये दायित्व अब राज्य सरकार का है, माता पिता का है, और उनको इसके लिए थोड़ा बाउंड भी किया गया है। यानी ये अधिनियम भारत को या भारत के समाज को एक विकसित और शिक्षित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास है। तत्कालीन समय में 2020 ईस्वी तक भारत को एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में रूपांतरित किया जाने का लक्ष्य था, और यह पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भी सपना था। और अब 2020 आ चुका है, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बाद बदलाव हुआ है। और सभी माँ बाप, मैं खुद गया हूँ स्कूलों में, बहुत समय में मैंने देखा है कि माँ बाप अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लालायित प्रेरित रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि स्कूल जाएंगे तो बच्चे तो न केवल बच्चों को खाना मिलेगा, बच्चों को कपड़े मिलेंगे, बल्कि बच्चे का मानसिक विकास भी होगा। जब एक साथ सब चीज़ें मिल रही है, वो भी निःशुल्क, तो माँ बापों ने भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधान भी है। जैसे अनिवार्य शिक्षा सरकार का दायित्व है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनके लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए, और प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और शिक्षा की समाप्ति पर सुनिश्चित करे। निःशुल्क है,
ये शिक्षा पूर्णतया उनको निःशुल्क होगी, किसी प्रकार का खर्चा उन्हें नहीं देय होगा और न ही उनके किसी भी समय में कोई बच्चा स्कूल जा सकता है। ये नहीं कि कोई जुलाई में चला गया, अगस्त में चला गया। जब बच्चे के पेरेंट्स और बच्चा जाने में समर्थ हो स्कूल तो जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि उस स्कूल में बड़े स्कूल हैं, उनमें जगह खाली ना हो, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजा जा सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसके अलावा माता-पिता का ये कर्तव्य भी होगा। इस अधिनियम के प्रावधान के कारण सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपने क्षेत्र अधिकार के भीतर जहां विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होने के 3 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्र अधिकार की सीमा में विद्यालय स्थापित करेंगे। अब आती है अगली बात केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार क्या करेगी, क्या ध्यान देगी? बच्चों का चहुमुखी विकास हो, संविधान में समाहित मूल्यों का विकास हो, अधिकतम स्तर पर मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का विकास हो, बालकों को बालक केंद्रित व बालक मित्रवत तरीके से गतिविधियों द्वारा सिखाया जाना चाहिए। निर्देशों का माध्यम जहां उसके बच्चों की मातृभाषा में हो, बच्चों को भय मुक्त बनाना और अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने में मदद करना। एक इंपॉर्टेंट चीज है वो कि बच्चों को उसकी अपनी मदर टंग में इस अधिकार बताता है कि शिक्षा दी जानी चाहिए। मदर टंग में आप अगर हम लोग उसको सिखाएंगे तो जल्दी बच्चा जो है वो ज्ञानार्जन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बच्चों को कई बार अब तक अंग्रेजी के भय से यानी विदेशी भाषा के भय से बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। बच्चों के समझने की क्षमता और लगातार विश्लेषण और उसके सामर्थ्य पर लागू करना। राज्य सरकार की जहाँ बातें आती है तो वो विद्यालय बनाएगी, स्कूल की उपलब्धता निश्चित करेगी, गरीब वर्ग का कोई बच्चा उससे वंचित ना हो इसके बारे में प्रयास करेगी, बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास करेगी, बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे और एक कैलेंडर भी बनाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल तक भेजेंगे और 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल, प्री स्कूल, पूर्व शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था सरकार करेगी। उनको बताएंगे कि हमारे बच्चा जो आपके स्कूल आने वाला है। यह माँ बाप का दायित्व है कि स्कूल में अपना बच्चे का नाम लिखवाए। अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विद्यालय प्रवेश दिए गए बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 25% कमजोर बच्चों के लिए रिजर्वेशन, बच्चे बड़े स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभता की दिशा में तेजी आई है और इसमें सार्वभौमिकरण शिक्षा की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। इस अधिनियम को पारित करने की एक बड़ी चुनौती से भी निपट लिया गया है। उस वक्त काफ़ी जो भी समस्याएं थी उन सब के चर्चा हम ना करके हम ये कहते हैं कि अब ये एक अधिनियम के तहत कार्य कर रहा है और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित ही इस अधिनियम के समुचित रूप से क्रियान्वयन से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है।